जरा सोचो, एक लड़का सिर्फ 18 साल का, पर यह नौजवान कुछ अलग था। वो पहले से ही बिजनेस के बारे में सोच रहा था। ये थे रितेश अग्रवाल, एक ऐसा नाम जो जल्द ही इंडियन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में एक क्रांति का दूसरा नाम बनने वाला था। उनकी कहानी सपनों की ताकत और उन्हें पूरा करने की हिम्मत का सबूत है। उनकी शुरुआत बहुत ही मामूली थी। सोचो जरा, एक छोटा रितेश, किसी फैंसी ऑफिस में नहीं बल्कि सड़कों पर। वो क्या कर रहा था? वो सिम कार्ड्स बेच रहा था। इस शुरुआती एक्सपीरियंस ने उसे सेल्स, कस्टमर से बातचीत और थोड़े से पैसे कमाने के लिए भी जरूरी हिम्मत और मेहनत के बारे में बहुत कुछ सिखाया। ये वो नींव के पत्थर थे जिन पर भविष्य का एक बड़ा एम्पायर खड़ा होने वाला था। इस वीडियो में हम रितेश अग्रवाल की इंस्पायरिंग कहानी में और गहराई से जानेंगे। रितेश अग्रवाल का जन्म ओडिशा के रायगढ़ जिले के एक छोटे से कस्बे बिसम कटक में हुआ था। उनका परिवार एक छोटा सा लोकल बिजनेस करता था। ऐसे माहौल में बड़े होते हुए उन्होंने बिजनेस चलाने में लगने वाली रोज की मेहनत और मुश्किलों को देखा। उनके परिवार वाले चाहते थे कि वो कोई स्टेबल करियर चुने, शायद इंजीनियरिंग या मेडिसिन में। रितेश एक होशियार स्टूडेंट थे और उन्होंने शुरू में इस उम्मीद भरे रास्ते पर चलने की कोशिश भी की। लेकिन छोटी उम्र से ही रितेश का दिमाग बहुत क्यूरियस और बिजनेस वाला था। वो सिर्फ पढ़ाई लिखाई से खुश नहीं थे। बिजनेस की तरफ ये शुरुआती झुकाव इस बात का साफ इशारा था कि वो आगे चलकर अपना रास्ता खुद बनाएंगे। अपनी जड़ों से उन्हें एक अलग नजरिया मिला, जिसने शायद उन्हें वो मौके देखने में मदद की जो दूसरों को नहीं दिखे। भारत में इंजीनियरिंग करने का सपना देखने वाले कई युवाओं की तरह रितेश अग्रवाल भी राजस्थान के कोटा पहुंचे। कोटा भारत के कोचिंग हब के नाम से मशहूर है। रितेश ने भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, लेकिन कोटा रितेश के लिए सिर्फ एक कोचिंग सेंटर से कहीं ज्यादा साबित हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि उनका असली पैशन इंजीनियरिंग फॉर्मूलाज या फिजिक्स के सवालों में नहीं था। उनकी दिलचस्पी एंटरप्रेन्योरियल कॉन्फ्रेंसेस में जाने और अपने जैसे सोचने वाले लोगों से मिलने में ज्यादा थी। उन्होंने स्टार्टअप्स की दुनिया को खोजना शुरू कर दिया। कोटा में रहते हुए ही रितेश ने सीरियसली पारंपरिक रास्ते पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। वो IIT डिग्री से जुड़ी इज्जत को समझते थे, लेकिन उन्होंने ये भी पहचान लिया कि ये उनका रास्ता नहीं था। उन्होंने बिजनेस, टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सीखने में ज्यादा समय लगाना शुरू कर दिया। IIT के सपने से पीछे हटने का फैसला आसान नहीं था। कोटा एक टर्निंग पॉइंट बन गया, जिसने उन्हें उनकी असली मंजिल खोजने में मदद की। कोटा में कुछ समय बिताने के बाद रितेश अग्रवाल दिल्ली आ गए। देश की राजधानी, एक चहल पहल वाला महानगर, ओडिशा में उनके होमटाउन से बिल्कुल अलग था। सस्ता और अच्छा रहने का ठिकाना ढूंढना उनकी मुश्किलों में से एक था। यही पर्सनल तकलीफ अनजाने में उन्हें उनके सबसे बड़े बिजनेस आइडिया तक ले गई। दिल्ली में अपने शुरुआती दिनों में रितेश अक्सर बजट होटल्स और गेस्ट हाउसेज में रुका करते थे। उन्होंने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के इस हिस्से की परेशानियों को खुद महसूस किया। कमरे अक्सर घटिया होते थे, साफ सफाई एक बड़ी प्रॉब्लम थी और कुल मिलाकर कस्टमर एक्सपीरियंस का कोई भरोसा नहीं था। उन्होंने देखा कि ये बजट अकोमोडेशंस जो वादा करते थे और जो असल में देते थे, उसमें बहुत बड़ा फर्क था। ये इनकंसिस्टेंसी और स्टैंडर्डाइजेशन की कमी उन्हें बहुत परेशान करती थी। दिल्ली में उन शुरुआती दिनों में उन्हें जो परेशानी हुई, वही इंडियन होटल इंडस्ट्री में एक क्रांति लाने का कारण बनी। सेक्शन 5, ऑरवेल से ओईओ, एक क्रांति का जन्म। अपने खुद के एक्सपीरियंसेस और प्रॉब्लम की साफ समझ से मोटिवेटेड होकर रितेश अग्रवाल ने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में अपना पहला एंटरप्रेन्योरियल कदम रखा। 2012 में 18 साल की उम्र में उन्होंने ऑरवेल स्टेज लॉन्च किया। ऑरवेल को बजट अकोमोडेशंस को इकट्ठा करने और ऑफर करने वाले एक प्लेटफॉर्म के तौर पर सोचा गया था। ये एयरबीएनबी का इंडियन वर्जन था। ऑरवेल स्टेज एक सीखने वाला एक्सपीरियंस था। हालांकि कंसेप्ट अच्छा था, रितेश को जल्द ही एक सिंपल एग्रीगेशन मॉडल की कमियों का एहसास हो गया। क्वालिटी और स्टैंडर्डाइजेशन की असली प्रॉब्लम काफी हद तक अनएड्रेस्ड रही। 2013 में रितेश अग्रवाल ने ऑरवेल स्टेज को ओयो रूम्स में बदल दिया। ओयो रूम्स का मकसद अनब्रांडेड बजट होटल्स के साथ पार्टनर करना, उन्हें कुछ स्टैंडर्ड्स को पूरा करने के लिए अपनी फैसिलिटीज को अपग्रेड करने में मदद करना और फिर ओयो ब्रांड के तहत कमरे बेचना था। इस मॉडल से ओयो को शुरू से आखिर तक कस्टमर एक्सपीरियंस को कंट्रोल करने का मौका मिला।
ओयो रूम्स का लॉन्च उन गहरी समस्याओं का सीधा जवाब था जिन्हें रितेश ने पहचाना था। ओयो का सफर सचमुच शुरू हो चुका था और यह भारत में बजट ट्रैवल को एक नई पहचान देने वाला था। सेक्शन 6, मुश्किलें और जीतें, एम्पायर बनाना। ओयो रूम्स के शुरुआती दिन चुनौतियों से भरे थे। रितेश अग्रवाल जवान थे, मुश्किल से अपनी टीम्स से बाहर निकले थे और एक ऐसी इंडस्ट्री में कदम रख रहे थे जहां पहले से जमे हुए प्लेयर्स का दबदबा था। फंडिंग जुटाना एक बड़ी रुकावट थी। इन्वेस्टर्स को होटल इंडस्ट्री के लिए एक डिसरप्टिव आइडिया वाले 19 साल के लड़के पर भरोसा करने के लिए मनाना कोई आसान काम नहीं था। एक बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब रितेश अग्रवाल को 2013 में थील फेलोशिप के लिए चुना गया। यह जानी मानी फेलोशिप उन यंग एंटरप्रेन्योर्स को $100,000 देती थी जो अपने इनोवेटिव आइडियाज को पूरा करने के लिए कॉलेज छोड़ देते हैं। द थील फेलोशिप ने न सिर्फ उन्हें जरूरी सीड फंडिंग दी बल्कि उन्हें बहुत ज्यादा मान्यता और मेंटरशिप भी दी। नए जोश और कुछ कैपिटल के साथ रितेश और उनकी छोटी सी टीम ने ओबायो के नेटवर्क को बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की। मसायोशी सोन के नेतृत्व वाले सॉफ्ट बैंक ने ओबायो के विजन में जबरदस्त पोटेंशियल देखा और कंपनी में भारी निवेश किया। गुड़गांव के कुछ होटल्स से भारत की सबसे बड़ी होटल चेन बनने तक का सफर कभी न खत्म होने वाली एम्बिशन, कड़ी मेहनत और बड़ी मुश्किलों को पार करने की काबिलियत की कहानी थी। सेक्शन 7, ग्लोबल सपने, ग्लोबल चुनौतियां। इंडियन मार्केट में एक मजबूत पकड़ बनाने के बाद रितेश अग्रवाल ने ग्लोबल एक्सपेंशन पर अपनी नजरें टिकाईं। लगभग 2018 से ओयो ने तेजी से इंटरनेशनल एक्सपेंशन शुरू किया और चाइना, मलेशिया, नेपाल, द यूके, यूएई, इंडोनेशिया और आखिर में यूएसए और यूरोप के कुछ हिस्सों जैसे मार्केट्स में कदम रखा। लेकिन ग्लोबल एक्सपेंशन अपने साथ बड़ी चुनौतियां भी लेकर आया। हर नए मार्केट की अपनी अलग कल्चरल बारीकियां, रेगुलेटरी माहौल और कम्पिटिटिव माहौल थे। ओयो को अलग अलग जगहों पर क्वालिटी कंट्रोल बनाए रखने में ऑपरेशनल मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मुश्किलों और आलोचनाओं के बावजूद ओयो के इंटरनेशनल कदम ने उसे ग्लोबल बजट हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट में एक अहम प्लेयर के तौर पर स्थापित किया। ग्लोबल सफर हालांकि मुश्किलों से भरा था, ओयो के एक सचमुच इंटरनेशनल एंटरप्राइज बनने की तरक्की का एक जरूरी हिस्सा था। सेक्शन 8, एक यंग टाइटन से सबक, द ओयो वे। रितेश अग्रवाल का सफर नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत सारे सबक देता है। सबसे जरूरी बातों में से एक है फेलियर और मुश्किलों से सीखना। रितेश की कहानी से एक और जबरदस्त सबक मिलता है, कम रिसोर्सेज के साथ भी बड़े सपने देखने की हिम्मत। सोच बड़ी हो। उन्होंने अपनी मामूली शुरुआत या अपनी कम उम्र को एक बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन सोचने से रोकने नहीं दिया। एज डजंट मैटर। रितेश अग्रवाल का सफर इस बात पर भी जोर देता है कि इंसान को अपना रास्ता खुद बनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। शायद रितेश की अब तक की जिंदगी का सबसे इंस्पायरिंग मैसेज यही है कि जब कुछ बड़ा हासिल करने की बात आती है तो एज इज ट्रूली जस्ट अ नंबर। अपनी मिड-20s तक वो एक $multi-billion की ग्लोबल कंपनी चला रहे थे। जैसा कि रितेश ने दिखाया है, जो चीज सच में मायने रखती है वो है आपके आइडियाज की ताकत, आपके यकीन की मजबूती और उन आइडियाज को हकीकत में बदलने के लिए आपकी कड़ी मेहनत करने की इच्छा। सेक्शन 9, एक बनती हुई विरासत, सिर्फ होटल से कहीं ज्यादा। रितेश अग्रवाल के सफर पर नजर डालें तो यह बदलाव देखकर हैरानी होती है। कोटा में एंटरप्रेन्योरियल इवेंट्स देखने वाले एक क्यूरियस लड़के से लेकर दुनिया भर में पहचाने जाने वाले होटल मोगल तक उनका उठना बहुत तेज रहा है। उन्होंने सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाई, उन्होंने पूरी इंडस्ट्री में हलचल मचा दी। रितेश के लीडरशिप में ओयो रूम्स सिर्फ बजट होटल्स की एक चेन से कहीं ज्यादा बन गया। ये इंडियन सोच और एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट का प्रतीक बन गया। ओयो की कहानी ने अनगिनत युवा भारतीयों को बड़े सपने देखने और अपने खुद के एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स शुरू करने के लिए इंस्पायर किया है। सोच बड़ी हो। ये सफर जाहिर है अभी खत्म नहीं हुआ है। ओयो ग्लोबल मार्केट की मुश्किलों का सामना करना जारी रखे हुए है, प्रॉफिटेबिलिटी और सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए कोशिश कर रहा है। आखिर में रितेश अग्रवाल की विरासत उस एंटरप्राइज की स्पिरिट से तय होगी जो उन्होंने जगाई है, और इस पक्के मैसेज से कि एज, बैकग्राउंड,
या शुरुआती रिसोर्सेज महानता हासिल करने में कोई रुकावट नहीं है। एज डजंट मैटर। उन्होंने दिखाया है कि अगर आपके पास एक जबरदस्त आइडिया है और उसे पूरा करने की हिम्मत है, तो आप सचमुच फुटपाथ से